नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 65 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 65 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की खम्पा जनजाति के बारे में क्या सही है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल से पेपर होने वाला है। देखिए अगर खम्पा जनजाति की बात करें तो खम्पा जनजाति के बारे में पहला ऑप्शन था ये खेती करते हैं, तो ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लगा। दूसरा था कि इनकी श्रेणियों में एक खूनू खम्पा है जो पांगी घाटी में बस गए हैं। देखिए अगर बात करें खूनू खम्पा की तो खूनू खम्पा तो किन्नौर में रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये आपको याद रखना है कि खूनू खम्पा कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं, किन्नौर में। अगला यहाँ पे इनकी एक अन्य श्रेणी गर्जा खम्पा, एक बोला है कि गर्जा खम्पा एक इनकी अन्य श्रेणी है। गर्जा या इसको गारजा भी बोलते हैं, ये लाहौल के मूल निवासी। जी ये बिल्कुल सही आंसर है कि जो खम्पा है, खम्पा जनजाति, इनकी एक श्रेणी है गर्जा खम्पा। ये कहाँ रहती है, लाहौल में रहती है। एक लास्ट ऑप्शन था कि इनकी एक श्रेणी खम्पा रामपुर बुशेर में। क्वेश्चन पूछा गया कि जो पीती खम्पा है वो रामपुर बुशेर में रहती है। देखिए अगर बात करें पीती खम्पा की तो पीती खम्पा जो है ये स्पीति में निवास करती है। अगर मैं आपको बताऊं खम्पाओं के बारे में तो सबसे पहले इनका जो एक शाह खम्पा है, इनके अलग अलग यहाँ पे वो है। शाह खम्पा जो रहते हैं इनके वो उत्तराखंड में रहते हैं। अगर बात करें हिमाचल की, हिमाचल के स्पीति में रहते हैं पीती खम्पा। पीती खम्पा कहाँ रहते हैं, आपको याद रखना है पीती खम्पा सर स्पीति में रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आपको चलना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कूनू खम्पा कहाँ रहते हैं, तो कूनू खम्पा मैंने आपको अभी बताया कि कूनू खम्पा या खूनू खम्पा एक किन्नौर में रहते हैं, एक कुल्लू में रहता है। कुल्लू में कौन से खम्पा रहते हैं, तो कुल्लू में जो खम्पा की जनजाति रहती है वो रहती है न्योदी खम्पा। कौन सी रहती है, न्योदी खम्पा, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारी फीस मंथ की ओनली 499 है। तो हमारे पास जितने भी 11 के 11 सब्जेक्ट है वो डिटेल में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। और बहुत जल्द मैं हैंड रिटन नोट्स भी इस परीक्षा के लिए आपके बीच तैयार कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा भी समय लगेगा। बहुत जल्द जैसे ही हैंड रिटन नोट्स तैयार होंगे मैं आपको जो है हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अच्छा अगर बात करें, और इसी प्रकार सीरीज आती रहेगी, चाहे उसमें साइकोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। खम्पाओं के कुछ विवाह के प्रकार, ये तो हमने जाना कि खम्पा कहाँ कहाँ रहते हैं। आपने बोल दिया कि जो गर्जा खम्पा है वो लाहौल स्पीति में रहते हैं। कुनू खम्पा सर आपने बोला किन्नौर में रहते हैं। आपकी नियादी खम्पा आपके कहाँ पे रहते हैं, ये भी कुल्लू में न्योदी खम्पा रहते हैं। और चंबा में भी एक खम्पा रहते हैं। चंबा में कौन से खम्पा रहते हैं, तावा खम्पा। तावा खम्पा, ऐसे क्वेश्चन को ना समझना होता है, बहुत डिटेल से समझना होता है, तब जाके बात बनती है। अच्छा जो इनकी खम्पाओं की जो लिपि होती है वो क्या होती है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था एचएस में। तो खम्पाओं की जो लिपि होती है वो तिब्बती होती है। और इनके जो विवाह होते हैं, जैसे कि फक्तुम इनके बीच एक कैसा विवाह है, तो फक्तुम की बात करें तो फक्तुम इनके बीच एक सामान्यता मध्यस्थता वाला विवाह है। और इनके बीच जो खम्पाओं के बीच जो तलाक होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं जा चोचे। जा चोचे, तो जा चोचे क्या है, तो जा चोचे है तलाक यहाँ पर इनके बीच जो होता है। अच्छा युवतियाँ जो इनके बीच जब विवाह करती है तो उस टाइम एक गीत गाती है, उस गीत का नाम क्या है। क्या आपको लग रहा है कि इतना टफ, जी हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ इस ऑपरेशन के लिए। ये ऑपरेशन हमारा जो है वो कौन सा है, ऑपरेशन गोल 2024। हमारे जो मिशन का नाम है वो गोल 2025 है। और इस गोल को लेके मैं आपके साथ चल रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे मेरे चैनल से पढ़ के बहुत सारी चीज़ें करके जाएंगे। अच्छा खम्पाओं में जब युवतियाँ जो विवाह होता है तो खम्पा जनजाति में दुल्हन की सहेलियाँ कुछ गीत गाती है जिसे कहते हैं तिमदेलू। तो तिमदेलू क्या है, तो दुल्हन की सहेलियाँ जो नाचती है ना उसको कहते हैं तिमदेलू। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और तिमदेलू जो है वो विवाह के समय गाए जाने वाले यहाँ पर जो है वो गाने हैं, इस बात को आपने याद रखना है। इनके अगर मैं मतलब कपड़ों की बात करूँ, पोशाक की बात करूँ, तो इनकी जो टोपी है खम्पाओं की उसको कहते हैं सिरिंग किन्नर। सिरिंग किन्नर, तो सिरिंग किन्नर एक टोपी है, मोस्ट सिरिंग किन्नर इनकी एक टोपी है, ये आपको याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसके जो मुंडन किया जाता है तो उसको बोलते हैं खम्पाओं के बीच रालदाक। क्या कहते हैं, रालदाक। तो इनके मुख्य मेले जैसे कि लोसर हो गया, और ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत जल्द यूट्यूब पे एक आज के दिन ही जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है जहाँ पे मैं डिटेल सिलेबस आपके बीच डिस्कस करूँगा विद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो हुए थे उस पर। तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें, दिन को ही आने वाली है। और जिसने अभी तक पिछले 64 वीडियो को जहाँ पर देखा नहीं है तो कृपया कर उनको ज़रूर देख ले।
क्योंकि जब आप पिछली वीडियो देखेंगे वो भी बहुत काम आने वाली है आपको। अगला क्वेश्चन है कि कड़थी नृत्य हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में किया जाता है। अगर बात करें कड़थी नृत्य की, तो कड़थी नृत्य की भाई बात करें तो कड़थी नृत्य आपका कुल्लू में किया जाता है। कई बार कड़थी की जगह कड़थी भी होता है, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। कड़थी जो ये नृत्य होता है वो फसल काटने के बाद खुले पतझड़ के मौसम में पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखो कमीशन में आपसे कड़थी नहीं पूछा जाएगा, और भी पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका कड़थी के अलावा यहाँ पे रुचका नृत्य होता है, आपका खरेत होता है, खरेत खरेत भी आपका कुल्लू में होता है। खरेत के अलावा आपका फिली नृत्य होता है, ये भी आपके कुल्लू में होता है। फिली के अलावा आपका लुड्डी हो गया, लुड्डी के अलावा बांटड़ा हो गया, बांथड़ा, बांथड़ा के अलावा उजग जामा, ये तो पूछा जा सकता है, उजग जामा, उजग जामा हो गया आपका। बशारी हो गया, बशारी, तो बशारी भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ढीली फेटी हो गया, तो नाटी हो गया, सारे के सारे नृत्य जो कुल्लू में किया जाता है। अच्छा, ये तो कुल्लू में किए जाते हैं। इसके अलावा आपका और कौन कौन सा होता है? बांटड़ा जो मैंने बोला, बांटड़ा मंडी में और कुल्लू में दोनों जगह होता है। अगर एक फेमस की बात करें, आपका सिरमौर की बात करते हैं, सिरमौर में कौन कौन से होते हैं? तो सिरमौर में आपका झूरी होता है, रासा होता है, घी होता है, पुड़वा होता है, आपका बूढ़ा बहुत फेमस है सिरमौर का, बूढ़ा नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि 10-15 लोगों के द्वारा जो है एक किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और धनतेर होता है, धनतेर, धातेर, धातेर या धतेर, ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर धनुष, तीर, चाकू, छड़िया हाथ में लेते हैं और काल्पनिक शत्रुओं को यहाँ पर जो करते हैं, तो सारे के सारे ये किन्नौर में होता है। अच्छा, ऑप्शन में और शिमला दिया है, क्या शिमला में भी कोई फेमस होता है? लेकिन हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं। जैसे कि आपका, अगर मैं बात करूँ आपके महासू और शिमला, शिमला में भी नाटी होती है, रासा होता है। अच्छा, एक डोडरा कबाड़ नृत्य होता है, ये शिमला और महासू जिले में होता है। डोडरा कबाड़ नृत्य ये शिमला में होता है, याद रखना है कि डोडरा कबाड़ नृत्य कहाँ होता है, ये शिमला में होता है। आपका किकली नृत्य, किकली, तो किकली आपका हमीरपुर में भी होता है, उन्ना में भी होता है और कांगड़ा में भी होता है। मतलब कि किकली नृत्य ये नव युवतियों के द्वारा किया जाता है। और नाटी तो आपको पता ही है कि हर जगह होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें हैं, मतलब कि वो चीज़ें जो परीक्षाओं में आपको नंबर दिला सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके नृत्य है वो लाहौल स्पीति का है, जैसे कि आपका शांत और शाबू, शांत और शाबू जो है ये दो नृत्य है, महात्मा बुद्ध की याद में किए जाते हैं, ये भी आपके लाहौल स्पीति में किए जाते हैं, शांत और शाबू। लंग दरम्बा, लंग दरम्बा भी आपका लाहौल स्पीति में किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डांस भी। शुनतो, बुद्ध भगवान की प्रशंसा से में जो लाहौल स्पीति में गीत गाया जाता है उसको लाहौल स्पीति में क्या बोलते हैं? शुनतो। एक है छनक छम, छनक छम भी कहाँ किया जाता है? लाहौल स्पीति में। तो जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें। और मेरी एक वीडियो है लोक नृत्य और लोक नाट्य, मेरे यूथ अध्ययन चैनल में आप प्लेलिस्ट में कहीं भी देख सकते हो, बहुत काम आपको आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, मिंदल वासनी देवी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र जिले की मुख्य देवी है? मिंदल वासनी की बात कर रही है, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। आप ये ना सोचिए कि आप ये बताइए कि हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ पे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। तो मिंदल वासनी देवी का जो मंदिर है वो पांगी घाटी में स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो सकता है, और मैं अब बहुत ही एक्शन मोड में आ गया हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चाहे इंडिया जी के, वर्ल्ड लेवल है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में 200 वीडियो डालने वाला हूँ, कम से कम 200 से ज़्यादा वीडियो, जब तक कमीशन आएगा। मैं गारंटेड विद श्योरिटी से आपको बता रहा हूँ, जी के बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो पांगी में है मिंदल वासनी का मंदिर। अच्छा, ये सर पांगी में आपने बोला कि मिंदल वासनी जो माता है, इनका मंदिर जो है वो पांगी घाटी में है। आप ये बताइए कि पांगी मुख्यालय भी है कहाँ का? तो पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो अलग जगह है, अपना अलग ही इन्होंने हेडक्वार्टर बना रखा है, जिसका नाम है किलाड़। तो पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में है, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पांगी का हेडक्वार्टर है आपका किलाड़ में। आज कुछ चंबा जिले की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि चंबा जिले में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कि चंबा जिले की जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर सेब के बगीचे किस किस स्थान पे है? तो चंबा जिले में जो सेब के बगीचे हैं ना, वो चुराह में है, आपके भरमौर में है और पांगी में, क्योंकि हाइट वाले एरिया ये। तो चुराह, भरमौर और पांगी में, चंबा में सेब उगाए जाते हैं। और पूरे ज़िले में किसका सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला? तो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है अखरोट। अखरोट जो है वो चंबा ज़िले में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और जो चिलगोजा है वो चंबा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था। तो चिलगोजा जो है वो पांगी क्षेत्र में, कहाँ पे पाया जाता है? पांगी क्षेत्र में पाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और यहाँ पर 3 जैतून विकास के केंद्र भी है। कहाँ-कहाँ पे है? तो चंबा के लांजी, लांजी कहाँ पड़ता है? चंबा में। यहीं पर जैतून विकास केंद्र है। सरद, ये भी चंबा में है। और साथ में राजनगर। भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, आप आसान क्वेश्चन के साथ मत जाइएगा। लांजी हो गया, सरद हो गया, राजनगर हो गया, लिख लीजिए। ये चंबा में पड़ता है और यहाँ पर 3 विकास, जैतून विकास के केंद्र है। इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पर चंबा के एक सरोल में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबा के किस जगह में भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो बोलेंगे सर सरोल में। कहाँ पर बताया सर ने? सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जो चंबा में है वो पहला जल विद्युत स्टेशन कब शुरू हुआ? तो पहला जल विद्युत स्टेशन 1910 में जो है पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, चंबा में ही यहाँ पर 3 जल विद्युत परियोजना है। एक है चमेरा 1 जो कि 540 मेगावाट की है। एक है चमेरा 2 जो कि आपके कितने मेगावाट की? भाई एक एक चीज़ को याद रखना है, मैं कोई आपको यहाँ पे वो नहीं मार रहा हूँ। और एक है चंबा 3। जो चंबा 3, ये तीनों के तीनों कृत्रिम जल विद्युत परियोजना है। तो याद रखना है ये जो है वो कितने मेगावाट की? तो याद रखना ये आपकी तीसरी है 231 मेगावाट। तो चमेरा 1 जल विद्युत परियोजना 540 मेगावाट, चमेरा 2 300 मेगावाट और चमेरा 3 231 मेगावाट। बहुत जल्दी मैं इसके लिए एक पेन लाने वाला हूँ जिससे मैं थोड़ा सा आसानी से इसको लिख पाऊँगा। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। अच्छा, चुरा और पांगे की महिलाओं के द्वारा एक पहनावा जो है वो पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, जिसको कहते हैं जग्गी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जग्गी क्या है? जग्गी एक पोशाक है जो कि चुरा और पांगे की महिलाओं के द्वारा एक उनका मुख्य पहनावा है। चंबा की थोड़ी थोड़ी बात और कर लेते हैं। यहाँ के तहसीलें कौन कौन सी है? तो चंबा तहसील, चंबा ज़िले में एक तो खुद चंबा तहसील आती है, एक चुराह तहसील आती है, चुराह के अलावा आपकी पांगी आती है, पांगी के अलावा दोस्तों आपकी भरमौर आती है, भरमौर के अलावा भटियात आती है, आपकी सलूनी आती है और आपकी ढलौजी आती है। तो इस बात को आपने याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और रविंद्रनाथ टैगोर 1873 में चंबा आए थे और चंबा की डलहौजी की इन्होंने उस समय यात्रा की थी, ये भी आपको याद रखना। और सुभाष चंद्र बोस चंबा कब आए थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1937 में चंबा आए थे। तो चंबा के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से देख लिया है। और चूड़ा और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती है? पांगे की महिलाएं जग्गी पहनती है। यहाँ पे चंबा में सरोल में जो है क्या भेड़ प्रजनन केंद्र है। सारी बातें हमने देख ली है। बाकी आगे हम चंबा के बारे में और इम्पॉर्टेंट तरीके से देखेंगे। और हमने देखा कि अखरोट पूरे क्षेत्र में चंबा में उगाया जाता है, लेकिन जो चिलगोजा है वो सिर्फ पांगी क्षेत्र में उगाया जाता है। तो सारी बातें आपको ही देखनी है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक नशा मुक्ति केंद्र है। तो नशा मुक्ति केंद्र सबसे ज़्यादा अगर देखे जाए तो आपके नशा मुक्ति केंद्र जो सबसे ज़्यादा है वो आपके कहाँ पर है? तो ये है आपके का राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आपका। तो नशा मुक्ति केंद्र जो सबसे ज़्यादा है वो कांगड़ा, सोलन और ऊना में। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन से हम ज़्यादा देखने नहीं है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो अपराध जो होता है वो आपके कांगड़ा में ही होता है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो कांगड़ा है, कांगड़ा में जो है वो जिले की दूध आपूर्ति योजना कब शुरू हुई? तो कांगड़ा जिले में जो दूध आपूर्ति जो योजना है वो 1973 में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कांगड़ा जिले में दूध आपूर्ति योजना कब शुरू की गई? तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करता हूँ मिल्क क्लीनिंग जो सेंटर है जिसको बोलते हैं दुग्ध शीतन केंद्र, तो दुग्ध शीतन केंद्र का जो मुख्य केंद्र है वो कांगड़ा के धगवार में है। कहाँ पर है? धगवार में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा जो है वो क्या है? कांगड़ा का जो मुख्यालय है वो क्या है? धर्मशाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और धर्मशाला में जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान भी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। और धर्मशाला को जो है वो इस ज़िले का जो मुख्यालय बनाया गया था वो बहुत पहले बनाया गया था, 1855 के आसपास बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैक्लोडगंज पड़ता है, मैक्लोडगंज जो है वो कहाँ पर है? मैक्लोडगंज भी जो है वो कांगड़ा में ही है। और क्योंकि यहाँ पर जो है बुद्ध तिब्बत के गुरु जो है वो दलाई लामा 1959 के आसपास आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर तिब्बती सरकार का मुख्यालय भी है। तो याद रखना है तिब्बती सरकार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपके कांगड़ा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ज्वालामुखी में जो है वो क्या है? धूप बनाने के केंद्र, जहाँ धूप बनता है ना वो केंद्र है यहाँ पे कांगड़ा। और वहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा कांगड़ा के बारे में देखोगे उतना ही आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगेगा।
और अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ तो 1936 की बात है। तो 1936 में कांगड़ा के नगरोटा में जो है वो सरकारी मधुमक्खी पालन केंद्र को स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना। कांगड़ा में ही 1978 में जो है वो कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे विनाशकारी भूकंप कब आया था कांगड़ा में? तो 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया। तो कांगड़ा की थोड़ी थोड़ी बात हमने की यहाँ पर। इसी प्रकार हम धीरे धीरे हर वीडियोज़ में, चाहे हिमाचल है चाहे इंडिया है, देखते रहेंगे, कवर करते रहें। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई? आप बोलेंगे कि हम तो 2025-26 का पढ़ के आए हैं। अरे भाई 2025-26 का पढ़ के आए हैं, ये तो नहीं चलने वाला है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हम 2025-26 का पढ़ के आए, हमको दूसरा तो आता नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई, आपको 2025-26 का भी पढ़ के जाना है और साथ में 2000 पिछला भी पढ़ के जाना है। तो आपको यहाँ पर जो 2022-23 का जो बजट था शिक्षा के लिए वो था 8,412 करोड़। लेकिन हम करंट के साथ ज़रूर चलेंगे, आप बिल्कुल बेचिंत हो जाइए। एजुकेशन सेक्टर में जो बजट था इस बार 2024-25 का, वो था आपका 9 करोड़ या 9849 करोड़। ये बोलेंगे 9 करोड़ या बोलेंगे 9849 करोड़, पूरा पूरा अगर आपको एग्जैक्ट याद रखना है। हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में 3,481 करोड़ खर्च किया गया। ऊर्जा के लिए यहाँ पर जो इस बार का जो बजट है 2025-26 का, उसके लिए 905 करोड़ जो है वो खर्च किया गया। अर्बन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 656 करोड़ खर्च किया गया सरकार के द्वारा, और 676 करोड़ जो खर्च किया गया वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए खर्च किया गया। और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़, कितना? तो मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का कुल बजट कितना था? अगर कुल बजट की बात करें, अगर 2025-26 में देखा जाए तो 58,514 करोड़ ये था। थोड़ा बहुत ऐसा माना गया कि ये 62,387 लास्ट में आते आते हो गया है। तो हमें अभी दोनों को लेके चलेंगे। एग्जैक्ट जो आएगा तो बजट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ आपको बता दूंगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ रेट रही है अभी 2024-25 की, 25 के बाद वो 6.7% रही है। तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रोथ रेट 6.7% रही है हिमाचल की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो भाई कोकसर तो लाहौल स्पीति में पड़ता है, ये तो बिल्कुल सही है। आपका किलाड़ चंबा में है, ये भी आपको पता है। किलाड़ जो है वो हेडक्वार्टर है पांगी का। कसोल गर्म पानी झरना है, वो भी कुल्लू में पड़ता है। तो सुनहानी का है, सुनहानी मंडी में नहीं है, गलत कर दो एक बार। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में और ऐसे क्वेश्चन को ही लेके जाना है। सुनहानी कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए। सुनहानी कहाँ पर है? बिलासपुर में। मैं एक सीरीज हिमाचल प्रदेश जो टीजीटी कमीशन हो रहा है उसके लिए यूट्यूब में बहुत जल्द चलाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हर एक चीज़ें जो उसमें यूट्यूब पे कवर कराने वाला हूँ विद अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो आप बिल्कुल बेचिंत हो जाइए। मैंने शुरुआत में ही वीडियो के बोल दिया है कि क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज़ प्रैक्टिस सेशन तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन साथ में हम बहुत सारी अन्य चीज़ें टॉपिक वाइज भी पढ़ने वाले हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल। अच्छा, प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल की बात हो रही है। ये इन्होंने एक ब्राह्मचीट्स शीर्षक चित्रकला बनवाई थी। कब बनवाई थी इन्होंने? तो ये बनाई थी इन्होंने 1937। तो 1937 में इनकी बनी थी वधू का शौचालय। इसको आप ब्राह्मचीट्स भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इनकी पत्रिका बड़ी फेमस है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं बनाई थी, मतलब कि उनको उसकी पेंटिंग की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत सारी चित्रकलाएं हैं, इनकी बहुत सारी पेंटिंग है। तो अगर इनकी पेंटिंगों की बात करूं मैं तो इनकी पेंटिंगें बहुत सारी है, कोई एक आध इनकी पेंटिंग नहीं है। पहले तो इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ से संबंध रखती है। तो ये शिमला आकर इनकी फैमिली बस गई थी, तो शिमला आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें, इनका जन्म जो हुआ था वो आपका बुडापेस्ट हंगरी। कहाँ पर हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म होता है अमृता शेरगिल का। इनकी बहुत सारी पेंटिंग है, जैसे कि आत्मचित्र एक इनकी पत्रिका है, पेंटिंग है, याद रखना है। एक है इनकी कालरा सुजेसी इनकी कब आई थी? 1932 के आसपास आई थी। एक इनकी और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1932 में ही इन्होंने की थी, हंगेरियन जिप्सी गर्ल। और एक है यंग गर्ल और हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ये इन्होंने 1932 में लिखी। और 1932 में इन्होंने 3 लड़कियों का समूह, ये 1935 में लिखी,
1935 में इनकी एक और चित्र कला पेंटिंग आई इनकी, 3 लड़कियों का समूह, वधू का शौचालय, बहुत बार पूछा जाता है। वधू का शौचालय 1937 में इनकी आती है। और ये जो ब्राह्मचीट्स इनका आता है ये भी 1937 में ही आता है। एक इनकी और थी, इन द लेडीज एनक्लोजर और विलेज सीन, ये इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। और इनकी सबसे जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है, तो है उनकी पेंटिंग द स्टोरी टेलर। द स्टोरी टेलर, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द स्टोरी टेलर किसकी है, तो द स्टोरी टेलर है आपकी अमृता शेरगिल की। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, तो दक्षिण भारत की ऐसी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो है हमारे पास यहाँ पर कौन सी, ताप्ती नदी। देखिए अगर ताप्ती की मैं बात करता हूँ, ये देखो ये पश्चिम की ओर बहती है, मतलब कि अरब सागर में गिरती है। आपको एक ट्रिक तो याद होगी ही, लेकिन ऐसा बच्चा क्वेश्चन तो पेपर में आने वाला नहीं है, लेकिन जरूर याद रखें, अपने बेसिक बनाएं समानता। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियाँ जो है वो कहाँ बहती है, तो ये नदियाँ जो है वो कहाँ बहती है, आपके अरब सागर की ओर बहती है। ताप्ती की बात कर लेते हैं, आज ताप्ती की बात करते हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान, याद रखना है बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से ये निकलती है। और जो हमारी क्लासेज हो रही है वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट ऐसे नहीं जैसे यहाँ क्वेश्चन पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ये किस किस जिले में बहती है, तो ये महाराष्ट्र में बहती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुजरात में बहती है आपके, और उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो बैतूल जिले से आती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप्ती नदी भी रिफ्ट वैली से बहती है, जी हाँ, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी, और जो कि ज्वारद नदी मुख, ज्वारद नदी मुख का मतलब है कि एस्चुरी का निर्माण करते हैं। एस्चुरी क्या होती है ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा जब ज्योग्राफी कराऊंगा। सूरत शहर जो गुजरात का ना, आपने देखा होगा सूरत शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ताप्ती नदी के पास है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा दूसरा एक नर्मदा नदी भी बहुत बार पूछी जाती है। नर्मदा नदी की बात करता हूँ तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपके अगला अगर मैं बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी में ये भी उसके बाद गिर जाती है। अगर मैं बात करूं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा, बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा कौन सी नदी है, तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा नर्मदा नदी है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की ऐसी नदी जो कि भ्रंश घाटी से बहती है, तो ताप्ती तो बहती है, लेकिन दूसरी आपको बचा एक याद रखना है कि नर्मदा भी जो है वो कहाँ से बहती है, ये भी भ्रंश घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली से बहती है। और सेम क्वेश्चन, ये नदियाँ ऐसी है नर्मदा और ताप्ती जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, याद रखना है। भारत की ऐसी नदियाँ जो डेल्टा नहीं बना रही है, अरब सागर की ओर जा रही है, तो नर्मदा और ताप्ती है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल में पूछे जाने वाला है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एच्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती जो कि आपकी कहाँ जा रही है, अरब सागर की ओर जा रही है, तो एक नर्मदा है, दूसरी ताप्ती है। अच्छा आपको याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है इसी के बीच यहाँ पर इसके मध्य बहते, एक विंध्याचल पर्वत है, दूसरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नर्मदा और सोन ऐसी नदियाँ हैं जो कि आपके एक ही जगह से निकलती है, तो नर्मदा और सोन निकलती है एक ही जगह से, नर्मदा और सोन, लेकिन कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, लेकिन बहती विपरीत दिशा में। नर्मदा अरब सागर की ओर, सोन जाती है ऊपर को पटना, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक है गंगा की, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर शहर जो है वो किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे, और नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कल के लिए पूछा गया किस नदी पर है और कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है, महाराष्ट्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, तो याद रखना इसको नर्बुदा भी कई बार कहा गया है। तो ये मेकाल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से 3 राज्यों में हिंदुस्तान इंडिसाइड्स लिमिटेड यूनिट्स है, तो ये 3 राज्य जो है वो आपके केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है यार, क्योंकि पंजाब यहाँ पे नहीं था, तो इसको हम स्क्रैप कर देंगे। जब मैं देख रहा था इसके बारे में कि भारत के कौन से 3 राज्य है, देखो यार पंजाब में तो है, ये पंजाब में भी है आपका, ये हरियाणा पंजाब में है, और हरियाणा में भी है शायद। और अगर मैं बात करता हूँ ये हरियाणा में इसका एक खाली केंद्र है जो कि कंपनी का जो अनुसंधान जैसे कि है ना HIL का, हिंदुस्तान इंडिसाइड्स लिमिटेड का जो है हरियाणा में क्या है, अनुसंधान विकास कॉम्प्लेक्स का हरियाणा गुड़गांव में क्या है, एक अनुसंधान है। लेकिन ये जो है ना वो केरल में है, केरल में तो है, महाराष्ट्र में है
और पंजाब में। तो ऑप्शन ए मेरे को सही लग रहा है, आप ए को लेके चलेंगे, लेकिन बाकी इसका देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। या फिर इसके बारे में आप यहाँ पे अभी ना देखें, या फिर इसके बारे में खुद खोज लें, क्योंकि जब भी मेरे पास रैंडम ही क्वेश्चन आया था तो 3 इसकी इकाइयाँ हैं। आपको 1954 में इसको केरल में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में भी है और पंजाब में भी है, लेकिन इसका जो अनुसंधान विकास कॉम्प्लेक्स है वो हरियाणा में। तो ऑप्शन ए के साथ हम जा सकते हैं, जैसा कि गूगल विकिपीडिया के मुताबिक, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट इसके बारे में पूरा नहीं बता पा रहा। जी बिल्कुल ये सही है, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब, क्योंकि मैंने बुक में इसके बारे में भी देख लिया है, 3 है भाई। ठीक है। भारत समर्थ योजना के बारे में विचार कीजिए। इसे 2020 में शुरू किया गया, नहीं किया गया। 2021 में शुरू किया गया, नहीं किया गया। 2025 में 3 लाख प्रमाणित प्रशिक्षित मिस्त्रियों का प्रबंध करना है, ये भी गलत है। 2022 में 5 लाख प्रमाणित प्रशिक्षित मिस्त्रियों का प्रबंध करना भी गलत है। भाई सामर्थ्य योजना 2017 में शुरू की गई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में उपस्थित हुए। उपस्थित होने की बात कर रहा है ये, कि किस अधिवेशन में उपस्थित हुए थे महात्मा गांधी। तो अब व्यक्ति सोचेगा कि महात्मा गांधी के मन में एक बेलगांव अधिवेशन आता है कि उसने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऐसे क्वेश्चन आता है भाई कहाँ पे, टेट के एग्जाम में, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, यहाँ पर है कंपटीशन बहुत तकड़े वाला। और जब कंपटीशन तकड़े वाला होता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने किस में किया था। तो याद रखना है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में क्या लिया था, हिस्सा लिया था। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और याद रखना यह उनकी पहली उपस्थिति थी। इसके अलावा उनकी यहाँ पर बहुत सारे नेताओं से कांग्रेस की मुलाकात भी हुई थी, जैसे कि आपके फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, तो अन्य कांग्रेस नेताओं से भी उनकी यहाँ पे मुलाकात हुई थी। आप बोलेंगे कि उनका अध्यक्षता कब की, तो अध्यक्षता की थी उन्होंने कहाँ पर, 1924 में। तो इसका तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 1924 में जो है इन्होंने क्या की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले थे अबुल कलाम, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आईएनसी से हम कभी और दोबारा देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। और दोबारा हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पे हम आईएनसी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लखनऊ अधिवेशन 1910 में, एक 1916 वाला जो है बहुत फेमस है लखनऊ अधिवेशन, तो ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कि इंडोनेशिया के भूगोल के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो इंडोनेशिया के भूगोल के बारे में क्या सही है, तो यह डच उपनिवेश रहा। जी हाँ बिल्कुल, मेरे को तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही लग रहा है। ये 25 डिग्री से 40, ये तो नहीं हो सकता। 40% क्षेत्र कृषि होती है, विश्व का 7वां नेचुरल गैस उत्पादक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया डच उपनिवेश रहा। और इंडोनेशिया में जो आज़ादी दिवस मनाया जाता है वो 17 अगस्त को मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। इसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अब न्यू संतारा हो चुकी है। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा का नाम है वो इंडोनेशिया रुपया है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कितना खतरनाक क्वेश्चन है कि बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब आपको तो यही पता होना चाहिए इनका कार्यकाल कितना है। ये अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1993 से 2001 है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कमीशन में, आप ये ना सोचिए कितने आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ये पेपर रहने वाला है। देखिए बिल क्लिंटन के बारे में क्या सही बात है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर $5.15 कर दी। नहीं भाई, मैं इसके बारे में जब देख रहा था मेरे को भी एक क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, अरकानस राज्य का सबसे कम आयु बनने वाला पहला गवर्नर। नहीं भाई, ये भी क्वेश्चन नहीं है। उसने दोनों सदनों में दूसरे टर्म में बहुमत प्राप्त किया। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड टर्म में सबसे ज़्यादा बहुमत जो प्राप्त किया था वो बिल क्लिंटन ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 1993 में ये अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो 1993 से 2001 के राष्ट्रपति रहा था बिल क्लिंटन। लेकिन दोनों ये यहाँ पे मेरे को सही लग रहे हैं। लेकिन आपकी अगर मैं बात करूँ बिल क्लिंटन साहब की, तो बिल क्लिंटन साहब जो है
1993 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते, ये भी सही है और ये दोनों सही लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है अगला ऑप्शन कि ये दोनों सही है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे क्योंकि इनका कार्यकाल था 1993 से 2001। और आप भी जरूर पढ़ लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बारे में, बिल क्लिंटन के बारे में। अब कमीशन वाला यही पता नहीं है क्वेश्चन कैसे डालेगा। और जीके महाभारत है, इसको पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, ना आपको ना हमको, क्योंकि इस परीक्षा में महाभारत ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रथम बार किस अन्य भाषा में अनुवादित उपन्यास को पुरस्कार में सम्मिलित किया गया। मतलब अनुवादित कोई अलग भाषा में इसको जो है वो किया गया था। तो किस में किया गया था? तो ये किया गया था आपके 2005 में कि जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इसको अन्य भाषा में भी अनुवादित दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ पहला बुकर पुरस्कार विश्व के अंदर कब दिया गया, तो 1969 में ये उपन्यास के लिए ये बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। और इनका इनको जो सबसे पहले जो दिया गया था ना बुकर पुरस्कार, वो दिया गया था आपका किसको, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मिला था भारत की अगर बात की जाए 1971 में, तो वो मिला था किसको, वी.एस. नायपाल को। वी.एस. नायपाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है इन ए फ्री स्टेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन ए फ्री स्टेट क्या है। तो इन ए फ्री स्टेट जो है वी.एस. नायपाल को दिया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ 1969 में पहला बुकर पुरस्कार मिला था पी.एच. न्यूबी, जिन्होंने लिखा था एक उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पहली भारतीय महिला जिसको बुकर पुरस्कार मिला तो उनका नाम था अरुंधति रॉय, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या बोलेंगे? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो इन्होंने 20 जीते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए कितने यूरोपियन यूनियन के सदस्य इसकी मुद्रा को अपनाते हैं, तो 20 अब अपनाते हैं। टोटल 27 देश है, लेकिन 20 जो है वो क्या अपनाते हैं, यूरोपियन यूनियन मुद्रा अपनाते हैं। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इनकी अपनी ही मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। और यूरो का जो चलन हुआ था वो 1 जनवरी 2002 से हुआ था। बाकी आगे बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। और इसी प्रकार आपके बीच लॉन्ग वीडियो आती रहेगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सीरीज़ में थे जो कि मुझे भी जो है जो विवश कर रहे थे जानने में। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, आप जितना मर्जी पढ़ लीजिएगा, जब कमीशन के पेपर में जाओगे तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। इसलिए हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल में, बहुत अच्छे से अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तब जाके हमारा कमीशन क्वालिफाई हो सकता है। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ 5 से 6 महीने, चाहे हिंदी को लेके आऊँगा, चाहे आपके मॉडर्न हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को, बहुत सारे टॉपिक्स आपके बीच आने वाले हैं। शनिवार और इतवार ऐसा दिन रहने वाला जिस दिन 3 वीडियो भी आपके लिए आने वाली है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले कल। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय श्री राम।